तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा था, इमोर्टल कल्टीवेटर ने अपने सभी पपेट्स को इरफान और जिया को मारने के लिए भेज दिया था। लेकिन इरफान और जिया मिलकर बहुत ही आसानी के साथ में इन पपेट को यहाँ पर हराने लगते हैं। लेकिन ये पपेट्स यहाँ पर मरने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। इस चीज को देखकर इरफान जिया को बोलता है, तुम इन लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करो, मैं इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ जाकर फाइट कर रहा हूँ ताकि ये पपेट्स यहाँ पर मारे जाएंगे। और वो ये बोलकर इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में इरफान इस इमोर्टल कल्टीवेटर के पास आ जाता है और वो उसे बोलता है, तुम अपने टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा रहे होगे, तभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये बोलने के बाद में इस इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन वो फाइट करते करते इस इमोर्टल कल्टीवेटर को बोल रहा होता है, तुम पहले के मुकाबले में अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। इस पर ये इमोर्टल कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहे हो। और वो ये बोलने के बाद में कंटिन्यू यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे यहाँ पर इरफान एक सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान थोड़ा सा दूर चला जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर ये इमोर्टल कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इरफान भी टाइम रहते इस अटैक को डॉज कर लेता है और इस इमोर्टल कल्टीवेटर को दूर कर देता है। और इरफान भी कंटिन्यू इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन ये इमोर्टल कल्टीवेटर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक स्लैश अटैक इरफान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो एक पिलर में जाकर टकराता है। इस चीज को देखकर ये इमोर्टल कल्टीवेटर इरफान को बोलता है, तुम जैसा कमजोर आदमी हम लोगों के जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को चुनौती देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, फिर तुमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। और वह बोलने के बाद में एक स्लैश अटैक इरफान की ओर कर देता है। लेकिन इरफान टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोबारा से एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। लेकिन तभी इरफान इस इमोर्टल कल्टीवेटर को बोलता है, तुम में से कौन यहाँ पर मेरे विरुद्ध फाइट करना चाहता है, क्योंकि मैं हेवन के विरुद्ध भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर यहाँ पर कंटिन्यू इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे अब इस इमोर्टल कल्टीवेटर को भी डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और एक अटैक इसे आकर सीधे लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये इमोर्टल कल्टीवेटर इरफान को बोलता है, मैं मानता हूँ कि जापान में हजारों उत्तरी कोरियाई लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम में से यहाँ पर कोई भी मेरी भावना को समझ नहीं सकता है कि मैं इस जगह पर किस लिए इन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। और वो ये बोलने के बाद में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान भी अपने स्पिरिचुअल पंच से इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस इमोर्टल कल्टीवेटर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि सीधे आकर इरफान को लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाती है और वो इरफान को बोलती है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इस पर इरफान जिया को बोलता है, तुम अपनी जगह पर ही रहो। लेकिन जिया इसकी बात को नहीं मानती है और वो इरफान ने जिस ट्रेजर को उसे दिया था उससे इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देती है। तभी यह इमोर्टल कल्टीवेटर इस ट्रेजर को देखने के बाद बोलता है, क्यूई फैमिली भी तुम लोगों के इस काम में शामिल है, मुझे नहीं लगा था कि क्यूई फैमिली भी ऐसा कर सकता है। और वह बोलने के बाद में अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उससे यहाँ पर इस ट्रेजर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, और जो कि इरफान के पास आ जाती है और वो बोलती है, इरफान तुमने मेरी बॉडी के ऊपर में जो सील बना कर रखा है उसे तुम हटा दो, जिसकी वजह से मैं भी तुम्हारे इस फाइट में मदद कर सकती हूँ। इस पर इरफान बोलता है, अगर मैं इस फाइट में यहाँ पर मारा जाता हूँ तो तुम्हारे बॉडी से ऑटोमेटिक वह सील हट जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह बोलने के बाद में इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस इमोर्टल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और वो यहाँ पर कंटिन्यू बहुत सारे स्लैश अटैक इरफान के ऊपर भी करने लगता है, जिससे इरफान यहाँ पर डॉज कर लेता है। लेकिन ये इमोर्टल कल्टीवेटर भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो भी कंटिन्यू यहाँ पर स्लैश अटैक करना जारी रखता है। और वो इरफान को बोलता है, तुम जैसा ट्रैश कल्टीवेटर कभी भी अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें हार मान लेना चाहिए। लेकिन इरफान यहाँ पर हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और वो कंटिन्यू इस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। और इरफान को यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वो इस इमोर्टल कल्टीवेटर के पीछे में जाकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है और वो इसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। और वह बोलने के बाद में इस इमोर्टल कल्टीवेटर के बॉडी के अंदर से कुछ निकाल लेता है, जिसकी वजह से यह इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ पर नीचे की ओर गिर जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी पपेट्स होते हैं वो सभी भी डीएक्टिवेट
एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मालिक ही यहाँ पर मारा गया है, तो इन लोगों को कंट्रोल करने वाला और कोई तो नहीं है, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर मर जाते हैं। इस चीज को यहाँ पर जिया भी देख रही होती है और वो इरफान के पास आते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि ये लोग सोच रहे थे कि वो लोग इमोर्टल हो गए हैं और इन लोगों को कोई भी नहीं मार सकता है। जिया इरफान को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस इमोर्टल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से यहाँ पर जाग जाता है और वो इरफान को बोलता है, मैं इमोर्टल हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है और मैं इमोर्टल एम्परर की तरह बनना चाहता हूँ। इस इमोर्टल कल्टीवेटर के यह बोलने के साथ ही इसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो डिसअपियर होकर यहाँ से गायब हो जाता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा और किया था वो सब बस एक इल्यूजन था। इरफान के यह बोलने के साथ ही इन लोगों के सामने एक दरवाजा खुल जाता है। इस चीज को देखकर जिया इरफान को बोलती है, हम लोगों को अब अंदर की ओर जाना चाहिए और वो ये बोलकर इस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों इस गेट के अंदर में आ जाते हैं और इरफान यहाँ पर बोलने लगता है कि अराजकता की शक्ति कभी भी इस जगह पर आ सकती है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम लोग भी इस जगह पर मारे जाएंगे। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जिया देखती है कि इस दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि मूव कर रहा है। इन सबको यहाँ पर देखने के बाद जिया को भी याद आ जाता है कि ये लाइफ और डेथ का रास्ता है। इस पर इरफान बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब ताई जी के लिए बनाया गया था? इस पर मिस जिया बोलती है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेवजह हम लोग यहाँ पर इतनी देर से सोच रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर डेथ को चुन लेना चाहिए। इस पर इरफान बोलता है, हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि यिंग और यांग की एनर्जी एक दूसरे से विपरीत होती है और इसी तरह लाइफ एंड डेथ भी होता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर सोच समझ कर किसी को चुनना होगा। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक सिंबल के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलती है, हम लोगों को इसे चुनना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। इस पर जिया बोलती है, तुम यहाँ पर ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन तभी इरफान इसे समझाने लगता है कि हम लोगों ने अगर यहाँ पर डेथ के रास्ते को चुना तो इसकी वजह से हम लोग कभी भी अंधेरे से वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को लाइफ के रास्ते को चुनना चाहिए। इस पर जिया बोलती है, तुम ये सब कुछ यहाँ पर अनुमान लगा रहे हो, है ना? इस पर इरफान जिया को यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस दरवाजे को यहाँ पर ओपन कर देता है। इसके बाद वो जिया को बोलता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम अपने लिए दरवाजा चुन सकती हो, और ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसलिए अब यहाँ पर जिया को ना चाहते हुए भी इस दरवाजे के अंदर में जाना पड़ता है और इन लोगों के इस दरवाजे के अंदर जाते ही यह दरवाजा ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इरफान और जिया को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी ही जगह पर आ गए होते हैं और इस चीज को देखकर यहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, ये रास्ता हम लोगों को कहाँ पर ले जाएगा? इस पर इरफान बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम चाहकर भी अपने पीछे नहीं मुड़ सकती हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके हैं। और इरफान यह बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो भी इरफान के पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर पानी में बहुत सारी खोपड़ियों को दिखाया जाता है जो कि तैर रही होती है। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी देख रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इरफान को बोलती है, ये सब चीजें आखिरकार यहाँ पर क्या है? लेकिन तभी हम लोगों को इस खोपड़ी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जिंदा हो जाती है और तभी इरफान के आसपास में यहाँ पर कुछ चीजें एक्टिवेट होने लगती है जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है और ये सब चीजें यहाँ पर एक पिलर का रूप ले लेती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा होगा तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।